वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं फिजिक्स मास्टर्स की एंड आप ही व्यूअर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये प्लेलिस्ट चला रहे हैं। ये सब्जेक्ट के नोट्स डाल रहे हैं, डॉक्टर अकलक हुसैन के ये नोट्स हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे हर एक लेक्चर के अंदर, राइट। तो आप ही की रिक्वेस्ट के ऊपर ये वॉल्यूम, ये प्लेलिस्ट, ये लेक्चर्स का सीरीज़ एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। हम आज बात करने वाले हैं क्रॉस सेक्शन की। लास्ट टाइम हमने बात करी थी कोलिजन्स की एंड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स की, लेकिन क्यों हमें क्रॉस सेक्शन के ऊपर आना पड़ा, क्यों क्रॉस सेक्शन की थ्योरी ली गई, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, वेल एंड गुड, थैंक यू सो मच। लेकिन जो चैनल के ऊपर नए आए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टीचर कूल। हम भी चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें अपने टॉपिक के ऊपर। नाउ द थिंग इज क्या, द टॉपिक इज क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन हम सबको पता है होता क्या है। क्रॉस सेक्शन इज, अगर ये जो पेन है इसका मैं परपेंडिकुलरली क्रॉस सेक्शन करती हूँ तो दैट मीन्स इसको कट करने से जो भी एरिया निकल के आएगा वो मेरा क्या होगा, क्रॉस सेक्शन। मतलब कितना एरिया मुझे मिलेगा किसी चीज़ को कट करने पे, राइट। इतना क्रॉस सेक्शन सबको पता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोलिशंस की, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स की, हमने बताया था कि जब भी हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोलिशंस कराते हैं तो डिपेंडिंग ऑन उनकी इंटरेक्शन कैसी रही, कैसे वो स्कैटर हुए, हम ना सिर्फ उस प्रोसेस की प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं बल्कि हम उन कोलाइडिंग बॉडीज़ या उन टारगेट्स के बारे में भी हमें पता लगता है कि वो इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, बाउंस बैक कर रहा है या नया पार्टिकल बनाएगा, या चार्ज पार्टिकल है तो ज़्यादा रिएक्ट करेगा, रिपेल होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हमें बहुत सारी डिटेल्स जो हैं उसके बारे में पता लगती हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की कोलिशंस को अब पढ़ना है तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स जो रहते हैं उन्हें आप इंडिविजुअली स्टडी नहीं कर पाते हैं। उन्हें इंडिविजुअली बम्बार्ड करा के उनके स्कैटरिंग को पढ़ना इज नॉट फिजिबल, इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल। तो ऐसे केसेस के अंदर हम बात लेकर आते हैं प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी की कि क्या ऐसा होगा, कितनी प्रोबेबिलिटी है ऐसे होने की, या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से निकल जाएगा, या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये बाउंस बैक करेगा या रीबाउंड करेगा या नया पार्टिकल बनाएगा। सो एवरी रिजल्ट जो हमने अभी तक इंडिविजुअल कोलिशंस में किया था, उस हर एक रिजल्ट का अब हम जब एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे तो उस केस में उस हर रिजल्ट की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि मैंने एक पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल की एक चेन को बम्बार्ड कराया एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो। जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा निकलेगी या जो आउटकम सबसे ज़्यादा आएंगे, बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल वन पार्टिकल, एक ही तरह के पार्टिकल हैं, जितने ज़्यादा एक प्रोबेबिलिटी में जाएंगे दैट मीन्स दैट रिजल्ट इज माई मोस्ट फिजिबल रिजल्ट एंड मोस्ट आउटकम, मोस्ट प्रोबेबल आउटकम। तो वही हम क्या मानेंगे, हमारा एक्चुअल रिजल्ट। तो ऐसे केसेस के अंदर जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के बीच में आप कैसे बता पाएंगे। नंबर आप काउंट कर सकते तो आप क्रॉस सेक्शन निकालते क्यों या प्रोबेबिलिटी निकालते क्यों, राइट। तो व्हाट विल डू इज, हम जो भी मेरा इंसिडेंट पार्टिकल होगा एंड माई टारगेट होगा उसका हम क्रॉस सेक्शनल एरियाज को मेजर कर सकते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल है, हमें अंदाज़ा है कि उसका रेडियस वगैरह कितना रहेगा, तो वो जिस डायमीटर से जाके इम्पैक्ट करेगा वो मुझे अंदाज़ा है कितना होगा, प्लस जो मैं टारगेट देने वाली हूँ उसका भी मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे हाथ में है कि मैं उस टारगेट को कितना बड़ा रखूँ, कितना छोटा रखूँ, वो भी हम कर सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बताएंगे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट, जिससे इनडायरेक्टली कह लो या इवेंचुअली कह लो हमारा एक्चुअल रिजल्ट निकल के आएगा। क्लियर है। तो व्हाट विल डू इज, हम प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली हमारे इंसिडेंट पार्टिकल का क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, टारगेट का क्रॉस सेक्शन निकालेंगे एंड उन दोनों को मेजर करेंगे, रेशियोज निकालेंगे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, राइट। सो वी से वेदर द कोलिजन विल अकर और नॉट इज डिसाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन दैट इज अवेलेबल टारगेट एरिया। तो इनडायरेक्टली क्रॉस सेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, एक मेरा अवेलेबल टारगेट एरिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रोड है जिसके ऊपर एक
सिंगल रोड आप सबको पता है, जिसके दोनों तरफ बहुत सुंदर से पेड़ होते हैं, बीच में डिवाइडर नहीं होता है, सिंगल लेन हम उसे बोलते हैं। रात के टाइम पे या किसी भी टाइम पे, साफ दिन पे भी, अगर उसमें ऑपोजिट साइड से दो बाइक्स आ रही हैं तो बहुत इजी ट्रैफिक चलता है, राइट। उन दोनों की कोलिजन होने का क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इज लेस, वेरी लेस, इन फैक्ट इट इज नेग्लिजिबल। अब उसी के ऊपर आप दो कार्स को ले आइए ऑपोजिट साइड्स में, थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, बट सिंस गाड़ियां अभी छोटी हैं तो भी प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि जो भी ड्राइव कर रहे हैं ड्राइवर्स, वो सेंसिबली ड्राइव कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड जाके नहीं कर रहे हैं, राइट। लास्ट केस हम लेते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़े जो 16 व्हील के ट्रक्स होते हैं वो आ रहे हैं एक दूसरे के सामने से, सिंगल लेन रोड है, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई ऑफ कोलिजन, क्योंकि वो विड्थ बहुत ज़्यादा रहती है उन ट्रक्स की। तो एक ट्रक को दूसरे को क्रॉस करते टाइम थोड़ा थोड़ा दोनों को क्या होता है, रोड से उतरना पड़ता है, तभी वो साइड से क्रॉस कर पाते हैं, राइट। अभी यहाँ पे आप वॉल बना दीजिए एंड वहाँ से अगर आप एक बाइक को भी भेजेंगे तो भी मेरी कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इट इज़ 1 विच इज़ द मैक्सिमम। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं टारगेट एरिया का एरिया बढ़ाती जा रही हूँ, मेरी कोलिजन की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नाउ द नेक्स्ट केस इज इन केस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब चार्ज पार्टिकल्स क्या है, मैंने सेम साइज के जैसे नॉर्मल पार्टिकल्स लिए थे, आप उतने ही साइज के जो है चार्ज पार्टिकल्स अगर आप लेंगे तो उन्हीं चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर क्या आ जाएगी, उनकी एक फील्ड्स आ जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव फील्ड, नेगेटिव चार्ज की नेगेटिव फील्ड। तो उससे क्या होगा, उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, सपोज दिस इज माय इंसिडेंट पार्टिकल, ये मेरा क्या है, टारगेट पार्टिकल है, ठीक है। इन दोनों के केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या था, ये वाली डिस्क सामने की जिस पे ये इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं इन्हें चार्ज पार्टिकल लेते तो इनके आसपास क्या हो जाएगा, इनकी रिस्पेक्टिव फील्ड्स आ जाएगी, जिससे इनका डायमीटर बढ़ जाएगा। तो डायमीटर से क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, सो वी से प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज, ठीक है। In case of subatomic particles, study of individual particles is not possible, not feasible, not practical. So in cases such as subatomic particles, we say probability is introduced in terms of cross section. अब क्रॉस सेक्शन की देखते हैं एक बार प्रॉपर डेफिनेशन, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या लिखेंगे, we'll write or we'll say the cross section can be defined as the measure of probability that the collision will occur when, probability किसकी होगी, collision होने की, when a single particle is bombarded on a target having one target particle per unit volume. अब कोई कह सकता है कि मेरे पास, मैं ऐसे सपोज जैसे हाइड्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को जब बम्बार्ड कराया गया था तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बहुत कम थे, राइट। तो उसके अंदर कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम इनर्ट गैसेस की तरफ जाते हैं, हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो उससे भी हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। सो देयरफॉर वी से कि जो मेरा टारगेट है उसके अंदर मिनिमम 1 टारगेट पार्टिकल इन पर यूनिट वॉल्यूम होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे केसेस के अंदर प्रोबेबिलिटी कोलिजन होने की क्या बोलेंगे, उसे क्रॉस सेक्शन बोलेंगे, राइट। अब डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, दो चीज़ें हैं, फर्स्ट इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, सेकेंड इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। हमने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर या उससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक करे थे कि हम लैब फ्रेम में मेजर करते हैं, देन सेंटर ऑफ मास में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज सेंटर ऑफ मास में कई चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वो काम करना पड़ेगा। सेकेंड इज डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये मेरा टारगेट है, ठीक है, यहाँ से मेरा इंसिडेंट पार्टिकल आ रहा है जिसका रेडियस इज r, सॉरी यहाँ पे मैंने s लिखा है, दिस इज स्मॉल r, राइट। तो यहाँ से उसका डायमीटर इज 2r, यहाँ से ये पार्टिकल आया एंड इस रिंग, ये जो मैंने रिंग बोली है,
इसके अंदर ये इम्पैक्ट करने वाला है, इसके अंदर ये कोलाइड करने वाला है। सो होगा क्या, हम एक बारी में तो पूरा निकाल नहीं सकते, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, प्रोबेबिलिटीज़ की। प्रोबेबिलिटी जब हम निकालते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम कोई भी रिजल्ट जब भी निकालते हैं, पोटेंशियल फील्ड निकालनी है, पोटेंशियल निकालना है, स्टेप फंक्शन निकालना है, वेव फंक्शन निकालना है, कुछ भी निकालना है, सो वी टॉक अबाउट स्मॉल एलिमेंट्स। स्मॉल एलिमेंट्स को एक बारी हम डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टीज, डिपेंडिंग ऑन इंटरेक्शंस, उन सबको हम डिफाइन करते हैं, देन उसे ओवर द इंटायर वॉल्यूम हम इंटीग्रेट करते हैं। सो दैट स्मॉल एलिमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इतने से क्रॉस सेक्शन एलिमेंट की। हमें इस पूरी रिंग के ऊपर निकालना है, लेकिन हम इतने की निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन ऑल द पैरामीटर्स, एंड देन we can integrate it to get the total cross section. Therefore differential cross section is very very important. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कि let n, कैपिटल N is the number of particles, यहाँ से कैपिटल N is the number of particles incident on this target per unit area per second। मतलब एक यूनिट एरिया, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर की एक यूनिट जो होगी उसमें से n पार्टिकल्स पर सेकेंड की स्पीड से इस टारगेट के ऊपर बम्बार्ड होंगे, राइट। यहाँ तक पहुँचने तक इन n में से dn पार्टिकल्स जो होंगे वो होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड पर सेकेंड। किस एरिया में? सॉलिड एंगल डी साई में, डी साई। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल हमारा, जब भी हम एक स्फेयर लेते हैं, सपोज मेरे पास एक स्फेयर है, राइट, ये उसका सेंटर है, एंड यहाँ पे मुझे एक एरिया चाहिए जिसको मुझे स्टडी करना है, दिस स्मॉल एरिया। तो इस एरिया को जब मुझे डिफाइन करना होता है, तो इफ़ यू रिमेंबर हमारे आर थीटा फाई जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, उसमें आप इसे, ये एरियल है तो डी थीटा डी फाई, बेसिकली साइन थीटा डी फाई से इस पूरे एरियल एलिमेंट को यू कैन डिफाइन, बट इससे एक सिंगल नाम हमने दिया है डी साई। डी साई इज सॉलिड एंगल जो ये पूरा का पूरा एरिया हमारे सेंटर के ऊपर सबटेंड करेगा। दैट मीन्स इस पूरे की जगह पे हम सिर्फ ये लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डी साई डैश, अगर आपने देखा होगा तो वाई, बिकॉज दिस डैश इज ड्यू टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। क्लियर है? along the direction given by d theta and d phi dash, d theta dash and d phi dash, जहां पे भी डैश है दैट मीन्स वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर मेजरमेंट हो रही है, राइट। सो डी साई सॉलिड एंगल जो है ये वाला, क्योंकि ये जो रिंग ली है इसकी कुछ विड्थ है विच इज डी थीटा डैश, क्योंकि ऊपर थीटा डैश नीचे थीटा माइनस डी थीटा डैश, तो इसकी विड्थ क्या होगी? डी थीटा डैश। एंड यहाँ से ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डी फाई से डिफाइन हो रहा है। सो डी फाई एंड डी थीटा दोनों की डायरेक्शन में डिफाइन किया गया डी साई डैश के अलोंग डी एन पार्टिकल्स विल बी स्कैटर्ड पर सेकेंड। यहाँ पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड था, यहाँ पर भी पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड है, लेकिन पर सेकंड लिखने के बाद हमने एरिया को डिफाइन करा है डी साई डैश से, ठीक है। जब हम आगे चलते हैं, इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, सो वी गेट टू नो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड, जितने भी पार्टिकल्स यहाँ स्कैटर हो रहे हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ऑब्वियस सी बात है, जितने पार्टिकल होंगे उतने ज़्यादा स्कैटर होंगे। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉलिड एंगल, जितना ज़्यादा तुम एरिया लेगो, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ज़्यादा होगा। एंड पर सेकेंड तो होता ही है, इंटेंसिटी है या जो भी है, ठीक है। इसी को नाम दे देते हैं इक्वेशन का, डी एन इज प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड डी साई डैश। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा, सिग्मा थीटा डैश क्या आएगा? 1/n dn by d psi dash, just rearrangement. This is differential cross section and this is the proportionality
कांस्टेंट, क्योंकि यहां से हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वल टू आया है. सो दिस इज माय प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज माय डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, राइट. वेयर सॉलिड एंगल डी साई डैश, ये किसके बराबर है? साइन थीटा डैश डी थीटा डैश डी फाई, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट. लेकिन अजीमुथल या देखो डी फाई जहाँ पे भी आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पाई का ही कंट्रीब्यूशन देता है, उससे ज़्यादा वो देता नहीं है. तो इसके अंदर जो डी फाई है, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट डिफरेंशियल है, तो ये मेरा डी फाई क्या दे देगा? 2 पाई. तो बेसिकली आई गेट 2 पाई साइन थीटा डैश डी थीटा डैश. सेम चीज़ डी साई की जगह पे ये आ जाएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. इसके बाद देखो अब हमें कुछ की पॉइंट्स का फिर से ध्यान रखना पड़ेगा, विच आर पार्टिकल्स विद इम्पैक्ट पैरामीटर एस. इम्पैक्ट पैरामीटर एस मतलब ये एरिया जितना है उतना ही यहाँ पे जाके कोलाइड करेगा. सो इसे जिनका इम्पैक्ट पैरामीटर एस है वो कितने एंगल से? एस वाले जो हैं वो कहाँ से होंगे स्कैटर? थीटा डैश से. एस प्लस डी एस, एस प्लस डी एस, एस प्लस डी एस कहाँ पे गए? आगे की तरफ चले गए. तो मतलब थीटा डैश माइनस डी थीटा डैश, मतलब वो कम हो गया. सो वी से इम्पैक्ट पैरामीटर इन द रिंग हैविंग रेडियस एस और एस प्लस डी एस. एस और एस प्लस डी एस कौन से पार्टिकल्स को स्कैटर करने वाले हैं? जो इस रिंग के अंदर होंगे. रिंग का एरिया क्या होगा? 2 पाई एस सर्कमफ्रेंस इनटू विड्थ विच इज डी एस. सो 2 पाई एस डी एस एंड कितने एंगल में? डी साई डैश स्कैटर होंगे. वेयर एज एन इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द बीम ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर. यहाँ से इसका रेडियस आर, तो इनिशियली क्रॉस सेक्शन कितना है? पाई आर स्क्वायर. एंड वहां से कितने पार्टिकल आ रहे हैं? एन पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड. नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड कितने होंगे? डी एन 2 पाई एस डी एस. मतलब टारगेट क्रॉस सेक्शन इनटू इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इंटेंसिटी, राइट. अब ये देखो ये इक्वेशन आई, वन रिलेशन. ये रिलेशन था एक और, वहां पे भी डीएन है यहाँ पे भी डीएन है. दोनों को इक्वेट करेंगे. इक्वेट करेंगे तो यहां से डी साई की वैल्यू मैंने डाली, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया. तो सिग्मा थीटा डैश क्या बचा? एस डी एस, कैपिटल एन भी कैंसिल हो जाएगा. एस डी एस यहाँ से साइन थीटा डैश डी थीटा डैश. मेरे पास सिग्मा थीटा डैश विच इज माई डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकल के आया एस साइन थीटा एस डिवाइडेड बाय साइन थीटा डैश इंटू डी एस बाय डी थीटा डैश, राइट. प्लस अगर मुझे अब टोटल क्रॉस सेक्शन निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? सिंपली इंटीग्रेट ओवर द एंटायर वॉल्यूम. एंटायर वॉल्यूम डी सिग्मा डैश के डी साई डैश के ऊपर करेंगे तो 2 पाई बाहर आ जाएगा. सिग्मा थीटा डैश एज इट इज मैंने लिखा है, प्लस साइन थीटा डैश डी थीटा डैश अंदर रह जाएगा, क्योंकि जो डी फाई डैश है उसका सीधा 2 पाई बाहर निकल के आएगा. एंड आई गेट माई टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया, जो मुझे क्या बताने वाला है? It is the number of particles scattered per unit intensity of incident particles per unit magnitude of solid angle per second. ये मुझे बताने वाला है मेरा टोटल डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन. क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशन बिटवीन लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जैसा कि हम सारी प्रीवियस के अंदर करते हुए आ रहे हैं. तो सो द नेक्स्ट स्टेप इज, हमने अभी तक निकाली है डीएन का रिलेशन, राइट. उससे हमने सिग्मा डिफरेंशियल निकाला, फिर उसको इंटीग्रेट करा. अब देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन क्रॉस सेक्शन इन सेंटर ऑफ मास और लैब फ्रेम में कैसे होगा. हमने अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर निकाल लिया है, अब हमें निकालना है लैब फ्रेम में. हमने यहाँ उल्टा किया है, हमने सेंटर ऑफ मास में पहले निकाला है एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड इन द लेबोरेटरी फ्रेम. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि सिंस पार्टिकल स्कैटर्ड इन सॉलिड एंगल, लैब फ्रेम का जो सॉलिड एंगल है सेम डी साई, उसके अंदर कितने पार्टिकल स्कैटर हुए हैं? डी एन, जो कि गिवन बाय 2 पाई एन सिग्मा. ये रिलेशन सेम रहेगा, राइट. और ये किसके बराबर होगा? टू दैट स्कैटर्ड इन डी साई डैश दैट इज इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम.
तो वो किससे दिया जाएगा, dn। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ थीटा 1 है हर जगह पे, यहाँ पर थीटा डैश है। सो दैट इसका मतलब हमें निकालना है थीटा डैश और थीटा 1 का आपस का रिलेशन। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, n से n कैंसिल, सिग्मा थीटा डैश हमें पता है, सो हम वही निकालते हैं सिग्मा थीटा 1 की टर्म्स में। थीटा 1 के साथ थीटा 1 डी थीटा 1 साइन थीटा डैश डी थीटा डैश, LHS से RHS में आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, राइट। नाउ सिंस स्कैटरिंग एंगल सेंटर ऑफ मास फ्रेम और लैब फ्रेम के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर निकाला है, उसका रिलेशन क्या आया था, tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा डैश ओवर m1 प्लस m1 बाई m2 प्लस कॉस थीटा डैश, जहाँ पे हमने m1 और m2 के अंदर केसेस करे थे, जिसमें फर्स्ट केस था कि वो दोनों बराबर हैं, तो आंसर निकल के आया था ये वाला। यहाँ हम वो एक्सरसाइज दोबारा नहीं करेंगे, डायरेक्टली इस केस के लिए मेरे पास वैल्यू है कि थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा डैश बाय 2, इस इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं। साइन थीटा 1 को सिग्मा थीटा 1 को एज इट इज रखेंगे, साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा डैश बाय 2, ये डी थीटा डैश बाय 2, T2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। जो नीचे वाला साइन थीटा डैश है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा डैश बाय 2 कॉस थीटा डैश बाय 2, राइट। यहाँ से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला यहाँ से 2 फैक्टर जो ये वाला था डी थीटा डैश बाय डी थीटा डैश कैंसिल हो जाएगा, ये आया यहाँ पे 2 आया कन्वर्जन का, सो आई गेट 1/4 कॉस थीटा 1 साइन सिग्मा थीटा 1। यहाँ पर मेरे पास बचा था सिग्मा थीटा 1 ओवर 4 कॉस थीटा डैश बाय 2। नाउ थीटा डैश बाय 2 क्या था, थीटा डैश बाय 2 क्या है, थीटा 1, सो आई हैव डायरेक्टली पुट थीटा 1। सेकेंड केस इसी इक्वेशन के अंदर हमारे पास आया था व्हेन m2 इज मच ग्रेटर देन m1, तो m1 बाय m2 क्या है, वैनिश कर जाएगा। आई डायरेक्टली गेट tan थीटा 1 इज इक्वल्स टू tan थीटा डैश, सो आई गेट थीटा 1 एंड थीटा डैश एज सेम। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो साइन से साइन कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, डायरेक्टली आई गेट द नेसेसरी और द रिक्वायर्ड रिलेशन। सो दिस इज, ये जो 2 केसेस हैं इसके लिए मेरे पास रिलेशंस आ गए हैं फॉर सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड लेबोरेटरी फ्रेम। नेक्स्ट इज इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन बिटवीन ऐसी कोलिजन जिसमें जो टारगेट है उसका मास है m1 एंड उसका जो रेडियस है वो है b। यहाँ से दिस इज b एंड इसका मास इज m1, इसका मास इज m2 एंड इसका एरिया रेडियस इज a, राइट। सो अब देखो इसके अंदर जो लॉ ऑफ फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल किया था कि इंटरेक्शन एनर्जी कई केसेस के अंदर क्या आती है, इट अपीयर्स जस्ट फॉर द मोमेंट ऑफ इंटरेक्शन। तो इसका मतलब जब r माने इनके सेंटर का डिस्टेंस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, अब अगर ये डिस्टेंस r इज लेस देन दोनों का रेडियस, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं। एट दैट केस आई विल से फोर्स मेरी होगी मैक्सिमम विच इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, एंड जब ये दोनों एक दूसरे से दूर होंगे तो आई विल से कि इनके बीच में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब इंसिडेंट पार्टिकल विल रीबाउंड आफ्टर स्कैटरिंग, दैट्स ऑब्वियस, क्योंकि उसका जो रेडियस है टारगेट का इट इज क्वाइट बिग एज कंपेयर टू द इंसिडेंट पार्टिकल। देन इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर इज ये वाला डिस्टेंस, 2 लाइंस का डिस्टेंस इज माय इम्पैक्ट पैरामीटर। एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है, राइट। ये डिस्टेंस सेंटर से, दिस इज r विच इज b, सेकेंड बॉडी का रेडियस इज b, एंड यहाँ से एक लाइन जो ऐसे जा रही है दिस इज अल्फा, सो दिस लेंथ इज b साइन अल्फा। इसी तरीके से ये वाली लेंथ क्या होगी, प्लस a साइन अल्फा, तो दिस प्लस दिस मेरे पास क्या आएगा, a प्लस b साइन अल्फा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड दिस इज a प्लस b साइन अल्फा।
साइन अल्फा को रिजॉल्व करने के लिए एक चीज देखो, मेरा जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसके अंदर ऐसी एक लाइन है, एक ऐसी लाइन है एंड एक के जाने वाला विच इज थीटा डैश है। ये एंगल इज अल्फा, राइट, दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, ऑल्सो ये वाला एंगल भी अल्फा आएगा। सो आई गेट 2 अल्फा प्लस ये वाला 2 अल्फा प्लस थीटा डैश इज इक्वल्स टू पाई एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो वहां से आई गेट रिलेशन अल्फा इज पाई माइनस थीटा डैश बाय 2 एंड ड्यू टू दिस इट कन्वर्ट्स टू a प्लस बी कॉस थीटा डैश बाय 2। तो मेरा इम्पैक्ट पैरामीटर आ चुका है। ऑल्सो मुझे पता है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई गेट डी एस बाई डी थीटा डैश। अगर मैं करती हूँ तो आई गेट दिस थिंग, लेकिन डी एस बाई डी थीटा डैश हमारी इक्वेशन के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, जहां पे सिग्मा थीटा डैश निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ये था। एस का वैल्यू आई नो, डी एस बाई डी थीटा डैश मैं निकाल चुकी हूँ, साइन थीटा डैश तो एज इट इज जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू पुट करी, इसको दोबारा से मैंने क्या किया, खोल दिया, राइट। 2 टाइम्स साइन थीटा डैश बाय 2 कॉस थीटा डैश बाय 2, यहाँ से साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसल, 2 इंटू 2 क्या आएगा 4 एंड आई गेट a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो आई गेट दिस थिंग एंड दिस इज माई सिग्मा थीटा डैश। यहां पर ये एक 2 गलत है, ये वाला 2 ही यहां पे लिखा हुआ है। सो आई गेट a प्लस बी होल स्क्वायर बाय 4। नाउ टोटल क्रॉस सेक्शन का निकालने का तरीका, इंटीग्रेट कर दो ओवर द सॉलिड एंगल डी साइड डैश। डी साइड डैश को हम क्या लिखते हैं, इट इज ड्यू टू एजिमुथल सिमेट्री, इट इज 2 पाई साइन थीटा डी थीटा डैश। तो ये वाली चीज एज इट इज आई, 2 पाई साइन थीटा डी थीटा डैश। ये पूरा का पूरा 2 पाई के साथ बाहर आ जाएगा एंड साइन थीटा का डी थीटा का अगर इंटीग्रेट करते तो आई गेट द वैल्यू एज, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है 2। सो यहां से 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसल, आई जस्ट गेट ये वाली चीज एंड पाई। सो दिस इज माई टोटल क्रॉस सेक्शन इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। लेकिन इन लैब फ्रेम m1 इज इक्वल्स टू m2 जब होता है, when m1 इज इक्वल्स टू m2, तो मेरे पास ये रिलेशन आया था। इस रिलेशन में 4 cos थीटा डैश इधर ले आओ, आई गेट दिस थिंग। अब सिग्मा थीटा डैश मेरे पास ये है, यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, आई गेट दिस थिंग एज सिग्मा थीटा 1। क्लियर है। यहां से इसको टोटल निकालने के लिए क्या करना रह गया, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे अलोंग डी साई, वो क्या आता है 2 पाई इंटू साइन, 2 पाई साइन थीटा 1 डी थीटा 1। तो 2 पाई मैंने आगे लिखा, वैल्यू डाली यहां से a प्लस बी होल स्क्वायर कॉस थीटा 1। नाउ इसका आंसर 2 पाई इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा बाहर एंड इधर से दिस कॉस थीटा एंड साइन थीटा दोनों को हमारा सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, यहां से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, मतलब 1/2 इंटू साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा 1 डी थीटा 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरे पास आंसर सीधा सीधा आएगा 1 एंड ये हाफ आ जाएगा बाहर। सो आई गेट आंसर एज पाई इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये केस था व्हेन m1 is equals to m2। जब m1 is much लेस देन m2 है तो उस केस में क्या था, ये बराबर थे, ठीक है। एंड यहां से मेरे पास सीधी की सीधी वैल्यू आ जाएगी ये वाली, और कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, हमने यहाँ पे निकाल लिया है। जब दोनों मासेस सेम थे तो वैल्यू डाल देते हैं, 2 पाई एज इट इज आएगा। लेकिन इस केस के अंदर हमने एक चीज बोली थी कि पार्टिकल विल हैव ओनली 1 वैल्यू एंड 1 वैल्यू रहेगी तो सिर्फ 0 to π/2 तक ही रहेगा, उससे आगे वो रिबाउंड नहीं होगा, बैक स्कैटरिंग नहीं होगी। अगर आपने ये नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। यहाँ पर आने के बाद 0 to π/2 ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, बाहर चला गया एंड 0 to π/2 साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन इज 1, आई गेट दिस वैल्यू। अब इसी केस के अंदर एक केस और उन्होंने लगा दिया कि इफ a इज मच ग्रेटर देन b, जैसा हम करते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स और आगे आपने गोल्ड वगैरह का कोई टारगेट रख दिया, तो इन दैट केस मेरा a इज मच ग्रेटर देन b। तो इसी एक्सप्रेशन में सीधा देख लो, a प्लस बी में अगर आप
1 लाख में 1 रुपये ऐड करोगे तो इट डजेंट मैटर, तो वो सिर्फ 1 लाख बचता है. सो आई गेट pi a square by 2. And with this I finish this topic of cross section, and this entire lecture is over from my side. I hope आप सबको क्लियर होगा. कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में फॉर श्योर छोड़ सकते हैं. एंड अगर आपको लेक्चर समझ आया, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है एंड शेयर ज़रूर करना है. एक बार फिर जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल टीचर कूल. थैंक यू सो मच.